गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वैसे ये चैप्टर आप एक बार पहले पढ़ चुके हो, लेकिन मैं इसको दोबारा इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू एडमिशन्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो उन्हें इस चैप्टर के बारे में एक बार फिर से बता दूँ रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो चैप्टर है आपका 1, सब पार्ट इकोनॉमिक्स है। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो पालमपुर है वो एक इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक गांव है। अगर हम उसे मैप पर ढूंढें तो ऐसा नहीं है कि वो हमें मिल जाएगा, तो ये पालमपुर नहीं मिलेगा, और पालमपुर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पालमपुर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो पालमपुर गांव था उसमें 450 फैमिलीज़ थे जो रहते थे। उसमें से 80 जो थे वो अपर कास्ट फैमिलीज़ थे, रिमेनिंग जो थे वे अदर कास्ट से थे। इसमें एससीज रहते थे, यानी दलित लोग भी रहते थे, और कई कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे जिनके पास अपनी, जो हायर कास्ट के थे उनकी अपनी ज़मीनें थी। जो लोअर कास्ट के लोग थे वो एज लेबर दूसरों के यहाँ काम किया करते थे। और ये जो गांव है इसकी कल्पना की गई है कि ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के पास एक गांव है, तो उसकी कहानी की कल्पना करते हुए आपको बताया गया है। तो ये गांव एक ऐसा गांव था कि जिस समय की स्टोरी इसमें बताई गई है, तो तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आई थी, जिसके कारण कि गांव ने ट्यूबवेल्स लगाए, बहुत सारे स्मॉल मैन्युफैक्चर्स यूनिट्स लगे, प्राइमरी स्कूल खुले, हाई स्कूल खुले। यानी गांव जो था एक डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा था। और इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण इरिगेशन के जो मीन्स थे, जो पर्पसेस थे, वो वेल डेवलप्ड होते जा रहे थे। स्कूल थे वहाँ पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ नई नई आई थी, एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोड वहाँ पर बनाया गया था, पूरा एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया था वहाँ पर। पहले इस जो काल्पनिक गांव है, पहले ये सभी वहाँ पर साधन उपलब्ध नहीं थे। तो इस तरह का एक गांव था विलेज पालमपुर, जहाँ पर 450 फैमिलीज़ रहा करते थे। और ये जो विलेज था ये रायगंज और शाहपुर नाम के नियरेस्ट स्मॉल टाउन से जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर लोग खेती का व्यवसाय करते थे, और काफ़ी सारे लोग जो थे बाद में इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद उन्होंने अन्य व्यवसायों को भी अपनाना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह का एक गांव था पालमपुर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको बताना ये था, क्योंकि हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम यहाँ पर, इकोनॉमिक्स मीन्स होता है अर्थशास्त्र, यानी कि हम विलेज पालमपुर जो है उसके अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि वहाँ पर लोगों की अर्निंग्स किन मीन्स से होती थी, उनके सोर्सेस क्या थे, इस बारे में पढ़ रहे हैं। किस किस ऑक्यूपेशन में वो इंगेज थे, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज़ एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ थी जिनमें कि लोग इंगेज थे। लेकिन हम अपना अगर चैप्टर फॉर्मली पढ़ें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें यहाँ मिलेगा पार्ट, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के संगठन। तो यहाँ पर जो बुक मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग केवल सुनिएगा और अपनी एनसीईआरटी वाली बुक पढ़िएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है पहला हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि प्रोडक्शन इज़ एन एक्टिविटी विच गिव्स द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। यानी प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिससे कि हमें वांछित सामग्री और सेवाएं प्राप्त होती हैं। द रिक्वायर्स 4 एलिमेंट्स, इसके लिए जो 4 एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब हम आपको 1 बाय 1 इसके बारे में बताएंगे। विच आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
इन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। द फैक्टर्स आर, इनके फैक्टर्स क्या हैं। नंबर 1 है लैंड। इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर हम कोई भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भी हमारी फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, लैंड। अगर हम कोई कारखाना लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो भी हमें ज़मीन चाहिए। कोई इमारत बनाकर अगर उस पर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो भी हमें ज़मीन चाहिए। और अगर हम खेती कर रहे हैं, बागान लगा रहे हैं, तो भी हमें ज़मीन चाहिए। तो सबसे पहले बताने वाली बात ये है कि जो लैंड होता है बेटा, वो हमेशा ही फिक्स्ड रिसोर्स होता है। और लैंड जो है उसे, क्योंकि जैसे हमारा इंडिया जो हमारा देश है उसका जोग्राफिकल एरिया है 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड का 2.4% एरिया है जो भारत के हिस्से में है। तो लैंड जो है एक ऐसा, लैंड क्योंकि नेचुरल रिसोर्स होता है, ये एक ऐसा रिसोर्स है कि ये फिक्स्ड है, इसे बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका यूज़ बढ़ाने के लिए लैंड यूज़ पैटर्न, यानी भूमि के उपयोग का जो प्रकार है उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। क्यों बढ़ाया और घटाया जा सकता है? क्योंकि हम दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं। हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। इसलिए हमारी खाद्यान्न की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उन्हें पूरा करने के लिए हमें अपने लैंड यूज़ को बढ़ाना ही होगा। यानी जो हमारा पैटर्न है, पुराना पैटर्न है, उसे चेंज करना होगा। और जो हमारी बंजर भूमि है जिसको हम बैरन कहते हैं, तो हमारी बैरन लैंड, फैलो लैंड, अनकल्टिवेबल लैंड, यानी इस प्रकार की जो ज़मीनें हैं जिनका उपयोग नहीं होता है, उन्हें हम व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं, तो उन ज़मीनों का भी हमें कुछ ना कुछ उपयोग करते हुए सोर्स ऑफ अर्निंग उन्हें बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो लैंड है उसके लैंड यूज़ पैटर्न को चेंज करते हैं। सेकंड है लेबर। अगर हम किसी भी प्रकार का फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें लेबर की आवश्यकता होती है। लेबर मीन्स श्रम की आवश्यकता होती है, और श्रम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। तो दोनों ही श्रम की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो लेबर इट इज़ यूज फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि जो लेबर है उसके कारण हम क्या करते हैं कि कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। इट मे बी मैनुअल वर्कर्स और हाईली स्किल्ड, यानी कि इसमें मानवीय श्रम करने वाले जैसे मजदूर, लेबर, इस टाइप के लोग भी आते हैं। हाईली स्किल्ड मीन्स इंजीनियर्स वगैरह। तो और एजुकेटेड पर्सन्स और शिक्षित लोग भी जो हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडेड द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करते समय जो श्रम है उसकी बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है, और जिसके लिए कि वर्कर्स की ज़रूरत होती है। नंबर 3 है हमारा फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल क्या होता है? फिज़िकल कैपिटल जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सॉरी। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब ये क्योंकि दोनों ही सब कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल। क्या होते हैं फिक्स्ड कैपिटल? असेट्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम कोई भी फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हम पहले इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी हमें चाहिए होता है उसको खरीदने के लिए हम असेट और कैपिटल यानी कि पूंजी और संपत्ति को निवेश करते हैं। क्यों निवेश करते हैं? कि टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम जिन सेवाओं को और जिन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं उनके उत्पादन को प्रारंभ करें। आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, और इस प्रकार की कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। एज बिल्डिंग्स, यानी कोई स्कूल अगर हम शुरू करने जा रहे हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, तो हमें स्कूल की इमारत बनानी पड़ेगी, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कोई फैक्ट्री अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो मशीन्स एंड टूल्स खरीदेंगे। खेती अगर हम करने जा रहे हैं तो भी मशीन एंड टूल्स खरीदेंगे, रेंजिंग फ्रॉम प्लग टू जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। यानी जिस प्रकार की फार्म या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं तो जिस प्रकार के मशीन और टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम खरीदते हैं। सेकंड होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो काम कर रहा है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, यानी कच्चा माल खरीदने के लिए
हर समय हाथ में धन का उपलब्ध होना वर्किंग कैपिटल कहलाता है। दीज आर यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, यानी इस प्रकार के धन का इस्तेमाल उत्पादन क्रिया को करते समय आवश्यकता उसकी होती है। एज टू परचेज रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड एंड टू सेल फिनिश्ड गुड्स, यानी कि हमें कच्चा माल खरीदते समय, सर्विसेज प्रोवाइड करते समय, सर्विसेज खरीदते समय, एंड सेल फिनिश्ड गुड्स, और अपने द्वारा तैयार किया माल अगर हमारे पास छोटी बड़ी कोई यूनिट है तो हम जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, तो हम क्या करते हैं कि इन तैयार माल को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, पैकेजिंग के लिए पैसे चाहिए। तो इस प्रकार का जो कैपिटल होता है वर्किंग कैपिटल कहलाता है। नंबर 4 है ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी। इट इज़ द नॉलेज एंड एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान और संगठन बनाने की जो क्षमता होती है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर ऑल द अबव इनपुट्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट, यानी कि हमें कोई भी आउटपुट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल का यूज़ करते हुए हमें, और दूसरा अपनी नॉलेज और एंटरप्राइज की जो हमारी कैपेबिलिटी है उसका उपयोग करते हुए, उसको साथ लेते हुए प्रोडक्शन करना होता है। एंटायर टू यूज़ बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, उसके बाद ही हम अपने द्वारा तैयार माल को बाजार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। 3 है फिजिकल कैपिटल, एक पार्ट है उसका फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल, और नंबर 4 होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ये हमने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है फार्मिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर नाम का जो गांव था उसमें फार्मिंग कैसे की जाती थी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो लैंड रिसोर्स है वो फिक्स्ड होता है, उसे बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है इस बुक में वो कहता है कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द वर्किंग पीपल लिविंग इन पालमपुर आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड, आइदर दे आर फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, यानी कि पालमपुर जो गांव था उसके जो 75% लोग थे वे डिपेंडेंट थे पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए खेती पर। आइदर दे आर फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, यानी कि या तो वो किसान थे या फिर खेतों में एज लेबर काम किया करते थे। देयर वेल बीइंग इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, यानी उनकी भलाई और उनकी जो अच्छाई थी वो खेतों में काम करने से, उत्पादन से ही संबंधित थी। इन पालमपुर द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड, यानी पालमपुर में भी जो कल्टीवेबल लैंड थी वो फिक्स थी, क्योंकि हर जगह फिक्स ही होती है, केवल उसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ड्यू टू विच द फार्म प्रोडक्शन कैन नॉट बी रेज्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि उस समय जो फसलों का उत्पादन था उसे बहुत अधिक बढ़ाया नहीं जा पा रहा था सिंस 1960। तो उसके बाद क्या होता है कि 1960 से बच्चों हुआ क्या था कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। हमारा स्टेपल फूड क्या है? 2 है हमारे स्टेपल फूड, एक है गेहूं और दूसरा है चावल। उत्तर भारत में अधिकांशतः उत्तर भारत के पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादातर गेहूं की खपत होती है स्टेपल डाइट के रूप में, जबकि तटीय हिस्से यानी हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैं, वहाँ पर धान की अच्छी पैदावार होती है और चावल ही मुख्य हमारी खाद्यान्न फसल है। तो इन दोनों ही खाद्यान्नों की हमारे देश में भारी कमी थी। तो 1947 से लेकर और 1959 तक बहुत सारे प्रयास सरकारों ने किए, लेकिन हम अन्न के क्षेत्र में कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर भी निर्भर रहते थे, और हमें 1960s में आकर एक नई टेक्नोलॉजी हाथ लगी जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हमारे देश में आई। यानी कि हमने खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को, अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट मीन्स आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया, और इस कदम को कब उठाया गया था? 1960s के डिकेड में। डिकेड मीन्स क्या होता है? 10 वर्ष का समय। तो 1960s का डिकेड था जिस समय की देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी यहाँ पर क्या था कि खेती योग्य भूमि को तो नहीं बढ़ाया जा सकता था, लेकिन
पैदावार को बढ़ाया जा सकता था। तो इस समय तक पालमपुर में प्रति हेक्टेयर गेहूं की पैदावार होती थी 1300 किलोग्राम। लेकिन जैसे ही 1960s में जो कंसेप्ट आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसे हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं, तो ये सबसे पहले धान और गेहूं के क्षेत्र में ही पैदावार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर गेहूं की पैदावार जो थी प्रति हेक्टेयर वो 1300 किलोग्राम से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई थी और लगभग ये 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई। तो इससे क्या हुआ कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आने से हमारे देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली थी। तो ये हुआ। फिर क्या होता है कि अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर थे, अब हमें अन्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। तो ये हुआ। इसी समय लगभग की बात है कि जैसे ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, हमारे देश में एक और रेवोल्यूशन आया था, वो था ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से, जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति मीन्स की मिल्क रेवोल्यूशन, क्योंकि पहले ऐसा कहा जाता था कि एंसेंट पीरियड में हमारे देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी, लेकिन एक समय आया कि जो हमारा पशुधन था, विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन वाला देश था, लेकिन हमारी जो पशुधन था वो इतने कमज़ोर, संक्रमित, बीमार थे कि हम उनसे जो हमें दुग्ध उत्पादन किया जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था बच्चों। तो फिर क्या हुआ कि दुग्ध के क्षेत्र में सबसे पहले जो कदम उठाया वो गुजरात स्टेट के आणंद नाम का एक प्लेस था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहले वहाँ पर एक मिल्क कलेक्शन सेंटर खोला गया और इस मिल्क कलेक्शन सेंटर से लगभग गुजरात के 40,000 विलेजेस को कनेक्ट किया गया। अब ये 40,000 विलेजेस के लोग जो थे वो अपना अपना दूध यहाँ लेकर आते थे। फिर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि क्योंकि दूध जो है एक पेरिशेबल आइटम है, ये बहुत शीघ्र ख़राब हो जाता है, तो दूध को लंबे समय तक शुद्ध रखने के लिए हमें एक चिलिंग प्लांट की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या हुआ कि गुजरात का एक प्लेस है मधापुर में सोलर एनर्जी से चलने वाला एक बहुत बड़ा चिलिंग प्लांट लगाया गया और इस चिलर प्लांट ने जो पेरिशेबल मिल्क था, जो जल्दी ख़राब हो जाने वाला दूध था, उसे लंबे समय तक फ्रेश रखने का काम किया। और सोलर एनर्जी से था क्योंकि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, जिसके कारण कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरे पड़ोसी राज्यों से लेनी पड़ती है। तो इस कारण से जो वहाँ पर चिलर प्लांट लगाया गया उसे ऑपरेट करने के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद मधापुर ने बहुत अच्छा काम किया चिलर प्लांट के रूप में। और इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से अमूल नाम का जो मिल्क प्रोडक्ट थे उनकी शुरुआत हुई। और आप लोग जानते हो कि अमूल का दूध, दही, घी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, श्रीखंड, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से उस प्रोडक्ट की भी शुरुआत हुई और ये किसके तहत हुआ? ऑपरेशन वाइट रेवोल्यूशन के, यानी ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन के तौर पर। तो ये हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट जो है ये हमारा आपका मिल्क प्रोडक्शन भी है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग भी हमारा एग्रीकल्चर के ही अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर 2-3 चीज़ें और आती हैं जो बतानी चाहिए। ये है कि पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है कि पिसीकल्चर मीन्स होता है मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी प्रगति की गई, क्योंकि हमारे जो कोस्टल रीजन और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हैं उनका मुख्य खाद्यान्न मछली और चावल है। तो मछली के उत्पादन को भी बढ़ाया गया। तो ये किस क्षेत्र में काम हुआ, किस क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन आया? पिसीकल्चर। एक होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन, यानी कि जो शहतूत नाम का एक फल होता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो शहतूत के वृक्ष पर जो कीट होते हैं वे शहतूत के पत्तों को खाते हैं और उसके बाद अपने लार्वे को वहीं छोड़ जाते हैं। उस लार्वे और कोकून से बाद में रेशम का धागा तैयार किया जाता है और रेशम अपने आप में बहुत ही महंगा यानी एक आइटम होता है और इसकी पैदावार की जाती है और इसके बाद इससे टेक्सटाइल बनाया जाता है, उनको प्रिंट किया जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग, और अब तो बहुत सारे तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो सिल्क के क्षेत्र में काम किया जाता है। ये होता है हमारा सेरीकल्चर। एक होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स होता है कि फलों की खेती करना फलों के क्षेत्र में। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो फलों के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया।
तो इस तरह से ये सभी जो थे वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट थे। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर वो है वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि एक ही सेम लैंड का मतलब एक ही पैच ऑफ लैंड से कैसे हम बहुत सारा उत्पादन करें, कैसे हम बहुत बहुत ज़्यादा उत्पादन करें। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है एज मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसे हम कहते हैं बहुफसलें, यानी एक ही पैच ऑफ लैंड पर, एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक ही समय में एक साथ कई सारी फसलों को उगाना। इस तरह की जो टेक्निक है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है कि हमारा जो एक जो हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न है उसमें 3 क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और ये 12 मंथ जो होते हैं वो 4-4 के अगर हम पार्ट्स करें तो 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। तो एक हमारी विंटर क्रॉप होती है जिसे हम रबी क्रॉप कहते हैं, जिसमें हम गेहूँ, आलू इनकी खेती करते हैं। उसके बाद दूसरी होती है हमारी रेनी सीज़न क्रॉप, जिसे हम खरीफ कहते हैं, जो इस समय जिसमें बुआई चल रही होती है और उसके बाद शीतकालीन शुरू होने से पहले कटाई हो जाती है, वो होता है हमारा खरीफ। अच्छा, रबी की जो फसल है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से कटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वर्षा काल का इंतज़ार करने के लिए बीच का जो इंटरवल होता है उसे हम जायद कहते हैं। जायद होता है, स्पेलिंग होता है ZAID। जायद का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त। तो इस समय क्या होता है कि शीतकालीन फसल के बाद यानी रबी की फसल कटने के बाद खेत खाली होते हैं और इस समय किसान क्या करते हैं कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करते हैं कि वे हरी सब्जियां, चारे और तरबूजे, खरबूज, आपके खीरे और ककड़ियाँ, इस तरह की जो सब्जियां और फल होते हैं उनको उगाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि उत्तर भारत में बहुत अधिक लू चलती है गर्मियों के दिनों में, मई और जून में। और ये जो हमारे खरबूजे तरबूजे टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, जितनी ज़्यादा लू चलती है, जितनी गर्म हवा चलती है, उतने ही मीठे होते हैं। तो उस फसल में बहुत ज़्यादा बिकने वाले, बहुतायत से बिकने वाले एक कैश क्रॉप के रूप में किसान को फ़ायदा देते हैं। तो किसान इससे फ़ायदा लेते हैं और हरी सब्जियां जो हैं वो भी कैश क्रॉप के रूप में किसान को फ़ायदा देती हैं। तो ये हमारा होता है एग्रीकल्चर पैटर्न, जिसमें कि 3 पार्ट्स हैं, जिसके खरीफ, रबी और जायद। तो ये तीनों हो गए। उसके बाद है कि फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉडर्न फार्मिंग, कि अब जो गांव था पालमपुर, उसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अपनाया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आ चुकी थी और वहाँ पर इरिगेशन के जो मीन्स थे वो बहुत ही वेल डेवलप्ड थे। तो अब क्या था कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अपनाना था, जिसके लिए सबसे पहला जो काम था वो क्या था, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाना। HYV सीड्स का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि बहुत अधिक पैदावार करने वाले बीज। तो इनकी शुरुआत हमारे देश में हुई। यहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया है कि प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड्स, यानी बहुत अधिक पैदावार करने के लिए आधुनिक कृषि विधि को इंक्रीज किया जाना आवश्यक है। टिल द मिड 1960s फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल सीड्स, यानी कि 1960 से पहले किसान जो है वो पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करते थे। पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करते थे, प्राकृतिक वर्षा पर सिंचाई के लिए डिपेंड करते थे। खाद जो थी वो बहुत ही प्राचीन विधि से बनाई गई जो खाद होती थी उसका इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण की पैदावार जो थी वो कम होती थी। इरिगेशन पर्पसेस बहुत कम होते थे, जो मीन्स थे वो बहुत ही कम थे, जिनके कारण की बहुत कम पैदावार होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए 1960s में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, जिसके माध्यम से HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया, ताकि इंडियन फार्मर्स जो हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएँ। अब क्या था कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो थे उनसे अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत अधिक
पानी की आवश्यकता थी सिंचाई करने के लिए, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स से अच्छी पैदावार तभी ली जा सकती है जब हम बहुत अधिक सिंचाई करें। तो बहुत अधिक सिंचाई की जाती थी जिससे कि पैदावार को बढ़ाया जा सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, यानी तरह तरह के जो रासायनिक खाद थे उनका इस्तेमाल किया गया। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक, बीमारी नाशक जो थे उनका इस्तेमाल किया गया, जिससे कि पैदावार को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार होती थी वो बढ़कर अब इसके बाद 3200 किलोग्राम हो गई थी। लेकिन बच्चों क्या था कि इसके बाद यानी एडवांटेजेस तो हमने देखे कि पैदावार बढ़ गई, 2.5 गुना बढ़ गई, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे कि लगातार सिंचाई करने से जो हमारा वाटर लेवल था वो डिक्रीज़ होता जा रहा था, और जो हमारा वर्षा चक्र है, जो हमारा हाइड्रोलिक साइकिल है, वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग का समय है, हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा जो प्रति व्यक्ति जल का उपयोग है वो बहुत ज़्यादा है, हम जल का संरक्षण नहीं करते, हम अंडरग्राउंड वाटर को कंजर्व नहीं करते, प्रिजर्व नहीं करते, जिस कारण से कि जो हमारा वाटर लेवल था वो नीचे जाता जा रहा था। साथ ही पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो बहुत अधिक इस्तेमाल था वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक था, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी जो था वो बहुत सारी बीमारियों का जन्मदाता था। तो इस तरह से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो थे उन्होंने हमें फ़ायदा भी दिया प्लस नुकसान भी दिए। तो इस तरह से फ़ायदे और नुकसान दोनों ही थे। उसके बाद है कि हमारे जो पालमपुर नाम का एक जो विलेज था उसमें लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ से तो इंगेज थे ही, आपको जैसा कि पता ही है कि इंगेज थे और फार्मिंग एक्टिविटीज़ किया करते थे। उसके अलावा वहाँ पर कुछ लोग थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ किया करते थे, उनके बारे में देखते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन पालमपुर हैज़ एक्वायर्ड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस, यानी कि वर्तमान में अगर हम पालमपुर को स्टडी करें तो 25% लोग थे जो कि वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन तो थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने यानी खेती को अपने व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया था, बल्कि गैर खेती के व्यवसाय वो किया करते थे। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द परसेंटेज ऑफ नॉन फार्म वर्किंग फोर्स इन रूरल एरियाज़ ऑफ द कंट्री, यानी कि इसी प्रकार के नॉन फार्मिंग वर्किंग फोर्स जो हैं वो देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलते हैं, यानी मिलते हैं। क्यों देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन द विलेज, कि यद्यपि अगर हम देखें तो विविध प्रकार के गैर कृषिगत जो क्रियाएं हैं वो अन्य गाँवों में भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे डेयरी यानी कि पशुपालन, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, जैगरी यानी पहले गन्ने की खेती करना, फिर उसके बाद उससे गुड़ बनाना, उसके बाद जैगरी प्रोडक्शन है, इसके बाद शॉप कीपिंग यानी छोटी छोटी दुकानों को खोल देना और जो इसेंशियल आइटम्स हैं उनको लोगों को प्रोवाइड कराना, छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कंप्यूटर एजुकेशन देना बच्चों को, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराना। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ के लोगों ने अपना रखी थी। अब क्या था कि यहाँ पर लोग जो थे वो डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पर डेयरी फार्मिंग के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें कहा गया कि डेयरी इन पालमपुर आफ्टर फार्मिंग, यानी खेती के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो क्या था, डेयरी। डेयरी इज़ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर, ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी थी। पीपुल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, ज्वार एंड बाजरा ग्रोन इन द रेनी सीजन, यानी खरीफ की फसल में जब वो बहुत सारे तरह के चारे उगा लेते थे, उन चारों से उनको अच्छे पोषक तत्व मिल जाते थे और वो गाय भैंस का पालन किया करते थे और फिर उनके दुग्ध से दुग्ध व्यवसाय किया करते थे। द मिल्क प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड इन द नियर बाई लार्ज विलेज रायगंज, और फिर इस मिल्क प्रोडक्ट को वो रायगंज जो एक बड़ा गांव था उनके नज़दीक ही वहाँ उसे सप्लाई कर दिया करते थे। द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़ फ्रॉम कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एज रायगंज, और उसके बाद क्या करते थे
कि रायगंज और उससे जो संपर्क में जुड़े हुए जो कस्बे वगैरह थे, उनमें जो चिलिंग सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए थे, उनमें अपने दूध को सप्लाई किया करते थे और कलेक्शन सेंटर में इकट्ठा कर देते थे और उसके बाद वहाँ पर दिया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑक्यूपेशन था वो था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ के लोग क्या करते थे कि बहुत ही स्मॉल स्केल के जो काम थे उनको किया करते थे, और यहाँ पर 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी विनिर्माण उद्योगों में केवल 50 लोग थे इस गांव के जो जिन्होंने अपने आप को एंगेज कर रखा था। तो ये लोग कपड़े बुनते थे, जूते बनाते थे, इस तरह के छोटे काम किया करते थे। तो ये होता था। उसके बाद क्या है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या था कि यहाँ पर मेनी पीपल आर इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड द पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुगी एंड बुलक कार्ट्स, ये सब चलाया करते थे और इस तरह से दूसरों को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराया करते थे। इस तरह की कहानी जो थी वो विलेज पालमपुर की थी। ओके, और मैं आपको इसके आगे भी अगले वीडियो में बताऊंगी।